नमस्कार जी। श्री राम कृष्णा टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और पेट्रोल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दोनों के सिद्धांत लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए हम लोग इस प्लांट को जो है एक ही में मर्ज करके पढ़ेंगे, डीजल प्लांट और पेट्रोल प्लांट। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दो लाइनों से रूबरू कराऊंगा। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, सम्मा परवाने को जलना सिखाती है। गिरकर उठने में तकलीफ होती है बहुत, मगर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। मैं बताऊंगा कि इब्राहिम लिंकन साहब कहा करते थे, उन्होंने कहा कि यदि मुझे एक पेड़ काटने का मौका दिया जाए और उस पेड़ काटने को यदि 6 घंटे का समय दिया जाए तो मैं 6 घंटों में से 2 घंटे मैं जो औजार हैं मेरे उनको धार लगाने में बिता दूंगा। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, थोड़ी सी कुछ बाहरी बातें भी बताते हैं। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये बातें हैं आपके पढ़ाई, आपके आत्मनिर्भरता और आपके आत्मसम्मान के साथ साथ यदि सामर्थ्य की बात करें तो उसमें जो धार लगाने का कार्य करता है, यह हमारी मोटिवेशनल बातें ही आपको ये धार लगाने का कार्य करेंगी। इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 10 सेकंड का वक्त ही तो जाया होता है, उसको जाया मत समझिए, उसको अन्यथा में मत लीजिए और थोड़ा सा लगन से पढ़ाई करिए। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो पहला है डीजल और पेट्रोल पावर प्लांट, दोनों का सिद्धांत एक ही है। तो देखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं डीजल पावर प्लांट की, डीजल और पेट्रोल, ये दोनों पावर प्लांट का लगभग सिद्धांत सेम है, बस इसमें एक डिफरेंट है कि जो डीजल पावर प्लांट होता है उसमें जो दहन किया जाता है वो कंप्रेस्ड करके, वायु और ईंधन को कंप्रेस्ड करके आग लगाई जाती है, और पेट्रोल इंजन में जो है इस पार करके आग लगाई जाती है। बस इतना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे इसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम तो जानिए कि अपने भारत में जो है डीजल और पेट्रोल पावर प्लांट का जो उपयोग बहुत कम किया जाता है। उसका रीजन है कि यहाँ पे डीजल और पेट्रोल का भंडारण बहुत कम है, इसलिए हम लोग कम करते हैं। तो इसलिए दोनों ये पावर प्लांट जो है वो पीक लोड पे ही स्थापित होते हैं, बेस लोड पे बहुत कम स्थापित होते हैं, नगण्य के बराबर है। तो जब हम लोग जानेंगे कि आखिरकार इसका जो उपयोग है, जो बेस लोड पे स्थापित किए जाते हैं, जो ऑयल कंट्री है जहां पे ऑयल का उत्पादन होता है, यहाँ वहां पे सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है, इसको लगाया जाता है, इसे स्थापित किया जाता है। अब हम लोग चलेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे कार्य करता है। और मैं एक बार बता दूं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो पूछी जाती हैं वो डीजल इंजन का कार्य सिद्धांत, क्योंकि इन सभी चीज़ों से नॉर्मली ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो मैं नॉर्मली ही चीज़ें बताऊंगा, और जहां से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उस पर हम लोग अपना जो समय है वो ज़्यादा जाया करेंगे। तो थोड़ा सा हम चलते हैं। देखिए, जो ये डीजल और पेट्रोल जो प्लांट है उसमें ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का उपयोग किया जाएगा। और किसी भी ईंधन को जलाने के लिए तो इसमें दो बातें हैं। किसी भी ईंधन को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो ये थी कि आखिरकार पहला तो कंडीशन ये पैदा हुई कि यदि हम चाहें तो डीजल और पेट्रोल को जैसे कोयला जलाते हैं वैसे भी जला के, और हम पानी को गर्म करके स्टीम बॉयलर का उपयोग करके, और इस तरीके से भी हम मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर लें, टरबाइन चला लें, उसके बाद अल्टरनेटर लगा के हम बिजली जनरेट कर लें। लेकिन देखा गया कि इससे इसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है। इसलिए जो डीजल पावर प्लांट या पेट्रोल पावर प्लांट होता है
उसमें हम लोग इंजन का उपयोग करते हैं। इस इंजन के उपयोग के फलस्वरूप देखा गया कि इस प्लांट की दक्षता बढ़ जाती है, और खासकर हम लोग चाहते भी हैं कि हम लोग ऐसा कार्य करें जो चीप एंड बेस्ट हो, सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, वही कार्य हम लोग करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम यही हमारा इसी डीजल इंजन को चलाना है, क्योंकि इंजन जो होगा वो इंजन क्या कार्य करेगा, ये मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करेगा, मैकेनिकल ऊर्जा। और जब मैकेनिकल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो जनरेटर लगा हुआ है, ये जनरेटर जो लगा हुआ है, इस जनरेटर से हम इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में मैकेनिकल को परिवर्तित कर लेंगे। अब जानेंगे कि यहाँ पे हम लोग डीजल इंजन जब हम लोगों ने लगाया है, ये डीजल इंजन है हमारा, इसमें आवश्यकता किसकी किसकी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि सर्वप्रथम ईंधन, फ्यूल की आवश्यकता होगी, और उस फ्यूल के रूप में या तो डीजल का उपयोग किया जाएगा या तो पेट्रोल का उपयोग किया जाएगा। दूसरी चीज, इसको जलाने के लिए हमें एयर की भी आवश्यकता होगी, तो हम लोग एयर का भी उपयोग करेंगे। तो इसी सिद्धांत पे हमारा डीजल इंजन कार्य करता है। इसमें ये जो लगी हुई है, ये हमारी पूरी ऑक्सिलरी डिवाइसें जो इस इंजन को प्रचालित करती हैं, सहायक युक्तियां हैं। ये सभी जो है हमारी सहायक युक्तियां लगी हुई हैं, यही इस डीजल इंजन को हमारी प्रचालित करती है। वो कार्य कैसे करती है, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम जो जरूरत होगी वो डीजल और पेट्रोल ईंधन के रूप में जरूरत होगी, फ्यूल। जब फ्यूल की जरूरत होगी यहाँ पे, तो देखिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा ऑयल टैंक या फ्यूल टैंक है, ये हमारा फ्यूल टैंक है, फ्यूल की आवश्यकता होगी, ये हमारा फ्यूल टैंक है। हम लोग ऑयल को लाते हैं और इसमें जो है इकट्ठा करके रखते हैं। जब इकट्ठा करके रखा जाता है तो रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि रखने के बाद इसको हमें यहाँ तक भेजना है। जब यहाँ तक भेजना है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ऑयल भरने के बाद इसको हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं। जब ये पंप लगाते हैं, सर्वप्रथम जो कार्य होता है वो पंप का होता है, ये हमारा ट्रांसफर पंप है। और यहाँ से जब लेके जाते हैं इस ट्रेनर की सहायता से, पंप के द्वारा फिर यहाँ से हम ऑयल ले जाते हैं और यहाँ पे फ्यूल ऑयल में इसे इकट्ठा करते हैं। इसे इकट्ठा करने के बाद आपको पता है कि जो हमारा ऑयल होता है, पेट्रोल हो या डीजल हो, उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो हमारे इस इंजन को प्रभावित कर सकती हैं। वो प्रभाव कैसा होगा, दुष्प्रभाव होगा, क्योंकि उसमें धूल के कण भी हो सकते हैं, मिट्टी के कण भी हो सकते हैं, और छोटे छोटे जो है टहनियाँ भी हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग जब ऑयल को लाते हैं, यहाँ पे लाने के बाद इस ऑयल को हम लोग फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद हम लोग यहाँ उपस्थित कर लेते हैं, यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। और जब इस ऑयल को हम लोग ला के यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, अब दूसरी बात आती है कि इस ऑयल को जलाने के लिए हमें एयर की भी आवश्यकता होगी। जब एयर की आवश्यकता होगी तो सर्वप्रथम हम लोग दूसरा कार्य करते हैं, एयर को क्या करते हैं, हम लोग बाहरी वातावरण की वायु को यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको कंप्रेस्ड करते हैं। कंप्रेस्ड करने के बाद हम लोग यहाँ लाते हैं। यहाँ लाने के बाद यहाँ पे जो है एयर को हम लोग यहाँ ले जाएंगे, ऐसे भी हम लोग फिल्टर कर लेंगे, क्योंकि बाहरी वातावरण में भी धूल उपस्थित होगा, बहुत सारी डस्ट उपस्थित होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। और जब फिल्टर कर लेते हैं तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लाके उपस्थित कर लेते हैं। और जब उपस्थित करते हैं तो इनको डीजल इंजन में और पेट्रोल इंजन दोनों में हम लोग यहाँ पे इसे सेंड करते हैं, यहाँ पे हम लोग भेजते हैं। और जब भेजते हैं तो यह डीजल इंजन क्या करता है कि यह डीजल इंजन इस जो ईंधन प्रज्वलित हुआ, इस ईंधन को जो है मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इससे ऊर्जा प्राप्त करके। और जब परिवर्तित करता है तो यहाँ पे इंजन जो है वो पेट्रोल इंजन भी होगा, डीजल इंजन भी होगा। इसकी चर्चा हम लोग इसके बाद करेंगे। लेकिन जब यहाँ से डीजल इंजन हमारा जो है जब प्रचालित होता है, तो जब प्रचालित होता है तो ये जैसे ही मैकेनिकल पावर देता है, तो यहाँ पे लगाया गया जो जनरेटर है, ये हमारा जनरेटर लगा हुआ है। ये जनरेटर क्या करता है कि ये मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब परिवर्तित करना है तो ध्यान दीजिएगा,
ये जो डीजल इंजन जब चलता है तो उसके अंदर कहा जाता है कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन जो है अंतः दहन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। इसका मतलब कि ये इसके एक बंद पैक कोई पिस्टन होता होगा, उस पिस्टन के अंदर जो है अंतः दहन क्रिया कराई जाती है, तब उससे जो है हमारे स्ट्रोक पैदा होते हैं, उससे मैकेनिकल ऊर्जा पैदा होती है। जब वो मैकेनिकल ऊर्जा पैदा होती है तो उस मैकेनिकल ऊर्जा से फिर हम लोग उसे इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित करते हैं। लेकिन देखा गया कि जो इंजन में और भी मूविंग पार्ट होंगे, उन मूविंग पार्ट को लुब्रिकेट प्रदान करने के लिए, कूलिंग प्रदान करने के लिए, जाहिर सी बात है यदि कोई इंजन बहुत देर तक काम करे तो जब काम करेगा तो उसके जो पार्ट्स हैं उसमें हीट उत्पन्न होगी, उसमें घर्षण के कारण जो है कुछ मैकेनिकल लॉस भी होंगे। तो उनको मैकेनिकल ऊर्जा जब प्राप्त करनी होगी तो घर्षण होगा, उससे लॉस होंगे, हीटिंग होगी, उनके जहां पे जॉइंट होंगे वो हीटिंग होगी, और जब हीटिंग होगी तो उसको कूलिंग करने के लिए भी हम लोग ऑयल का उपयोग करते हैं। उसकी कूलिंग के लिए हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल का उपयोग करते हैं। जैसे आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि एक ऑयल तो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, और जब ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा तो ईंधन के रूप में डीजल हो गया या पेट्रोल का उपयोग किया जाएगा। लेकिन लुब्रिकेटिंग ऑयल के रूप में जो है हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल भी उपयोग करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल के रूप में जो है हम लोग जब उपयोग करते हैं तो इनमें घर्षण और हीटिंग नहीं होती है। और जब हीटिंग नहीं होगी तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल का उपयोग करेंगे, और जब लुब्रिकेटिंग ऑयल का उपयोग करेंगे तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल इस पूरे सिस्टम में जाएगा, और जब ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जाएगा तो इसे कूलिंग करने की भी आवश्यकता होती है। और जब ये लुब्रिकेटिंग ऑयल उनके जॉइंटों पे टकराता है, उनके घर्षण के कारण इसमें स्लज, बेकार मटेरियल भी उत्पन्न होते हैं, फिर उसको हम लोग यहाँ पे फिल्टर लगा के फिल्टर करते हैं, और जब फिल्टर करते हैं तो फिर इसे कूलिंग भी किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो कूलिंग के दो सिस्टम है। पहला तो लुब्रिकेटिंग ऑयल को कूलिंग किया जाता है, ये जो हमारी लुब्रिकेटिंग ऑयल है इसको भी कूलिंग किया जाता है। दूसरा कि जब ये इंजन, मैंने कहा कि ये जो है ये बंद व्यवस्था होती है, और ये जो बंद व्यवस्था होती है तो अंदर यदि ईंधन जल रहा है तो बाहर जो है हीट उत्पन्न होती है, और जब हीट उत्पन्न होगी तो उसकी भी कूलिंग के लिए जो बाहरी भाग होते हैं उसकी कूलिंग की जाती है। यदि कूलिंग ना किया जाए तो उसमें जो है उसमें चटकन उत्पन्न हो जाएगा, वो फट जाएगा, वो टैंक ही फट जाएगा, हीट होकर पिघल जाएगा। इसलिए हम बाहर से कूलिंग प्रदान करते हैं, और जब बाहर से कूलिंग प्रदान किया जाता है तो इसको भी देखिए, यहां से एक कूलिंग के लिए हम लोग एक सर्ज टैंक बनाते हैं, यहाँ पंप लगाते हैं, और इस जो पानी है उसको लाते हैं, और जब पानी लाते हैं तो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर बनाते हैं, जो ये दोनों को पहला कार्य करता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को कूल करेगा, और दूसरा कार्य करेगा जो इंजन को कूल करने के लिए जो वाटर हम लोग सप्लाई देते हैं उसको भी कूल करता है, वो हमारा कहलाता है हीट एक्सचेंजर। अच्छा, इस हीट एक्सचेंजर में जो कूल करने के लिए, पानी को ठंडा करने के लिए फिर हम लोग ये कूलिंग टावर का उपयोग करते हैं, और जब ये कूलिंग टावर का उपयोग किया जाता है तो ये इस पानी को ठंडा कर लेता है, और जब ये ठंडा करता है तो इसी सिद्धांत पे हमारा डीजल व पेट्रोल पावर प्लांट कार्य करते हैं। अब इस डीजल और पेट्रोल पावर प्लांट जब कार्य करते हैं तो देखा गया कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो इंजन से पुटअप होते हैं। और जब इंजन की हम बात करेंगे तो इसमें इंजन दो प्रकार के होते हैं। इंजन दो प्रकार के होते हैं। जो आपका ये इंजन है वो दो प्रकार का होता है। जो पहला प्रकार होता है, ये मैंने कहा डीजल इंजन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फोर स्ट्रोक, दूसरा होता है 2 स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पुटअप होते हैं, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन से। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि ये 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन होता क्या चीज है, ये कार्य कैसे करता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
हम लोग चलेंगे, अब जानेंगे कि ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन होते कौन कौन से हैं। और तो ध्यान दीजिए, ये हमारा यहां पे दिखाया गया है, ये हमारा जो है वो 4 स्ट्रोक इंजन है। स्ट्रोक क्या होते हैं? देखिए, जब हमने इससे पिछले वाले में जब पढ़ा तो वहां इंजन था। इंजन बहुत सारे सिलेंडरों को मिक्स करके बनाया जाता है। सिलेंडर क्या होता है? एक ये जो पार्ट लगा हुआ, इसे हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। जब कभी भी आप गाड़ियां खरीदने जाते होंगे तो वहां देखे होंगे, बोलते हैं कि 2 सिलेंडर की गाड़ी है, 4 सिलेंडर की गाड़ी है, 6 सिलेंडर की गाड़ी है। तो जब छोटे छोटे सिलेंडरों का जब हम उपयोग करके कई सिलेंडरों को जोड़ देते हैं तो कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर। कई सिलेंडरों को कॉम्बिनेशन किया गया है। तो यहां एक ही सिलेंडर है लेकिन उसके 4 अवस्थाओं को प्रदर्शित किया है। 4 स्ट्रोक होते हैं। अब वो 4 स्ट्रोक कैसे कार्य करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां मैंने कहा कि डीजल और पेट्रोल इंजन दोनों की जो वर्किंग प्रिंसिपल है समान है, लेकिन कैसे है? ध्यान दीजिएगा, जो पहला है इसे हम लोग बोलते हैं सक्शनिंग स्ट्रोक, इनटेक एयर फ्यूल मिक्सर। इनटेक पहला जो है इनटेक स्ट्रोक भी बोला जाता है, या इसे हम लोग सक्शन स्ट्रोक। सक्शन में होता है चूसड़। इसमें क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, इसमें सर्वप्रथम होता क्या चीज है। जब हम डीजल इंजन की बात करेंगे तो डीजल इंजन में जो है हमारा स्पार्क प्लग नहीं उपस्थित होता है। डीजल इंजन में हमारा स्पार्क प्लग उपस्थित नहीं होता है। जहां भी स्पार्क प्लग लगा होगा वहां आप उसको हटा दीजिएगा। ये वाला जो हमारा प्लग है वो उपस्थित नहीं होता है। पेट्रोल इंजन में ये उपस्थित होता है। अभी मैं बताऊंगा ये स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है। इसमें क्या होता है? देखिए, जब हम लोग डीजल की बात करते हैं तो इसमें सर्वप्रथम इनटेक वाल्व और एक होता है एग्जॉस्ट या क्लोज वाल्व। ये सभी स्ट्रोकों में लगा होगा। इनटेक वाल्व, एग्जॉस्ट, इनटेक, एग्जॉस्ट, इनटेक, एग्जॉस्ट, इनटेक, एग्जॉस्ट पहली कंडीशन होती है। लेकिन उस पहली कंडीशन में देखा गया कि केवल और इसकी 4 अवस्थाएं हैं। ये हमारा अवस्था है इनटेक, या हम लोग इसे बोलते हैं सक्शनिंग स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, चूसड़ स्ट्रोक। दूसरा है कंप्रेशन, संपीड़न। तीसरा है पावर, शक्ति स्ट्रोक। चौथा है एग्जॉस्ट, निकास स्ट्रोक। ये 4 स्ट्रोक हमारे होते हैं। इन एक ही सिलेंडर की 4 अवस्थाएं दी गई हैं। जैसे सपोज दैट एक ही, यदि मैं बात करूं इस मार्कर की, तो कभी ये इसको हम लिखते हुए दिखा देंगे, कभी इसे पैक करते हुए दिखा देंगे, कभी इसे जो है ओपन करके रखते हुए दिखा देंगे। तो ये इसकी अवस्थाएं होंगी। है तो एक ही लेकिन इसकी अवस्थाएं अलग अलग है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा सिलेंडर एक ही है लेकिन इसकी 4 अवस्थाओं को हम लोगों ने दिखाया है। जब ये 4 अवस्थाओं को दिखाया है तो उसमें पहला होता है, हमने कहा सक्शनिंग स्ट्रोक होता है। अब सक्शनिंग स्ट्रोक में क्या होता है? इनलेट वह आउटलेट या क्लोज वाल्व जो होता है ये उपस्थित होगा। तो यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन होगा और आउटलेट वाल्व या फिर एग्जॉस्ट वाल्व जो है ये क्लोज होगा। दूसरे कंप्रेशन स्ट्रोक में यहाँ दोनों वाल्व जो है क्लोज होंगे। बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं किस स्ट्रोक में कौन सा जो है वाल्व ओपन होगा, कौन सा क्लोज होगा। तो दूसरा स्ट्रोक जो है कंप्रेशन, कंप्रेशन मींस होता है, कंप्रेशन मींस होता है, ये हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है। कंप्रेशन मींस होता है कंप्रेस्ड कराना, घर्षण कराना। तो यहां पे घर्षण स्ट्रोक होता है। तो यहां पे क्या है? दोनों वाल्व बंद होंगे। यहां पे जो हमारा पावर स्ट्रोक है इसमें शक्ति स्ट्रोक इसे बोला जाता है, यहां पे दोनों वाल्व बंद होंगे। और यहां पे एग्जॉस्ट या फिर इससे हम लोग कहते हैं निकास स्ट्रोक, यहां पे ये निकास होगा। यहां पे हमने कहा ये हमारा शक्ति स्ट्रोक होगा, यहां पे हमारा निकास,
यहां पे हमारा चूषण स्ट्रोक होगा, और यहां पे हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। ये हमारे 4 स्ट्रोक हो गए। इसमें केवल हमारा जो चूषण स्ट्रोक है, सेक्शन स्ट्रोक है, इसे हम लोग बोलते हैं सेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं चूषण स्ट्रोक। जब ये हमारा सेक्शन स्ट्रोक है, इसमें केवल ये ओपन होगा, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आउटलेट वाल्व, यहाँ पे ओपन वाल्व, यहाँ पे आउटलेट वाल्व जो है वो ओपन रहता है, बाकी हर जगह बंद होता है। अच्छा, इस भाग को हम लोग बोलते हैं, जो ये टॉप भाग होता है, ये बॉटम, ये ऊपरी सिरा होता है, ये निचला सिरा होता है इसमें। तो इसको हम लोग दोनों को डिनोट जो करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं TDC। इसको हम लोग बोलते हैं TDC, टॉप डेड सेंटर, सबसे ऊपरी वाला जो उस ऊपरी निष्क्रिय सतह, ये जो होता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं BDC। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं BDC, बॉटम डेड सेंटर। इसी प्रकार ये यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा TDC, और यहाँ पे होगा BD और C, बॉटम। ये ऊपरी सिरा होता है, ये निचली सिरा होता है, इसको हम लोग TDC और BDC से डिनोट करते हैं, दोनों में, यहां भी और यहां भी। अब देखिए, एक होता है रिंग और एक होती है पिस्टन। ये जो हमारा भाग है, ये हमारा जो ये बना हुआ है, ये हमारी रिंग कहलाती है। ये इस पे जो लपेटा जाता है, इसको हम लोग रिंग बोलते हैं, पूरा ये भाग। ये हमारा सिलेंडर कहलाता है। ये हमारा जो ऊपरी भाग है, एकदम ऊपरी भाग, ये हमारा सिलेंडर होगा। ये जो हमारा इस पे जो ये इसमें रिंग लगी होती है, ये वाला हमारा भाग जो होता है वो पिस्टन कहलाता है। ये वाला भाग पिस्टन कहलाएगा। तो ये हमारी हो गई रिंग, ये हमारा हो गया पिस्टन, ये हमारा हो गया सिलेंडर। ये पूरा का पूरा ये हमारा सिलेंडर होता है, ये पूरा। अब इसमें क्या हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये हमारा है सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में क्या होता है, जो प्रथम स्ट्रोक है सेक्शन स्ट्रोक, चूषण स्ट्रोक, या हम इंटेक स्ट्रोक भी इसे बोलते हैं। इस स्ट्रोक में क्या होता है, ये हमारा देखिए पिस्टन है, ये हमारा कंबस्शन चैम्बर है, इसी में हमारा ईंधन जलाया जाता है। ये हमारा कनेक्टिंग एक राड है, जिससे पिस्टन अप और डाउन होता है। तो ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है। ये हमारा जो है, ये हमारी पूरी की पूरी ये क्रैंक शाफ्ट है। और ये जो क्रैंक शाफ्ट है, यहाँ पे एक मेन शाफ्ट भी बनी होती है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है, इसको हम लोगों ने जो क्रैंक शाफ्ट लिखा हुआ है, इस क्रैंक शाफ्ट के बाद एक हमारी मेन शाफ्ट भी लगाई जाती है। मेन शाफ्ट सबसे ज्यादा इन दोनों से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्रैंक शाफ्ट और मेन शाफ्ट। अब ये हमारे पूरे भाग होते हैं इसके। जब ये हमारे पूरे भाग होते हैं, ये कार्य कैसे करते हैं? जो पहला है वो हमने कहा सेक्शन स्ट्रोक या चूषण स्ट्रोक है। इसमें क्या किया जाता है कि सर्वप्रथम इनलेट वाल्व ओपन है, और जब ओपन है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डीजल पावर प्लांट की मैं बात कर रहा हूं, डीजल इंजन में क्या करते हैं, पेट्रोल के भी मैं बताऊंगा, पहले मैं डीजल की बता रहा हूं। तो जब डीजल में क्या करते हैं कि सर्वप्रथम इस वाल्व से जो है डीजल और वायु के मिश्रण को इसमें भेजा जाता है। और जब भेजा जाता है तो उस अवस्था में, प्रथम अवस्था में जो हमारा पिस्टन है वो TDC पे होता है, माने ऊपरी सिरे पे होता है। ये पिस्टन, ये जो हमने पिस्टन आप बनाया है, ये पिस्टन आपके ऊपरी सिरे में उपस्थित होता है। और जब ये ऊपरी सिरे में उपस्थित होगा, इसमें जब हमारे डीजल व वायु का मिश्रण जब इसमें भेजा जाएगा, तो जैसे ही भेजते हैं तब ये TDC से BDC की तरफ अग्रेसित होता है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये अग्रेसित होता है, TDC से BDC की तरफ आएगा, तो जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है,
ये हमारी क्रैंक शाफ्ट आधा चक्कर पूरा करती है। मैं यदि बात करूं थोड़ा सा, यदि मैं बात करूं तो यहां पे मेरी क्रैंक शाफ्ट है, ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है। और जब ये क्रैंक शाफ्ट है तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है, ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है पूरी। और जब क्रैंक शाफ्ट है तो जैसे यहां से टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगी, तो यदि ये शाफ्ट यहां पर उपस्थित है तो ये यहां पे चली जाएगी। और जब यहां पे चली जाएगी तो मैंने कहा कि 1/2 चक्कर पूरी करती है, आधा चक्कर पूरी करती है। और जैसे यहां पहुंचती है, जैसे मैंने कहा ये सेक्शनिंग स्ट्रोक यहां समाप्त होगा, और समाप्त होते होते तब तक हम इस स्ट्रोक की गणना करेंगे। इसमें क्या होगा कि जब हम लोग डीजल और एयर को जब भेजते हैं, तो जैसे ये बीडीसी पे पहुंचेगा तब तक हमारा दूसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन मींस होता है कंप्रेस्ड कराना, मतलब वायु को मतलब प्रेस्ड करा देना, यानी दबा देना। और दबाने के बाद ध्यान दीजिएगा, कभी कभार आप सुने होंगे उल्का पिंडों का नाम। जब वो हमारे पृथ्वी में प्रवेश करते हैं तो वायु के घर्षण के कारण जो उनमें आग लग जाती है, जब आग लगती है तो जलते जलते यहाँ तक जो है पृथ्वी पर आते आते पूरी के पूरे समाप्त हो जाते हैं। उल्का पिंड शाम के समय दिखाई देते हैं, कभी कभार जलता हुआ चिराग दिखाई देता है, वो उल्का पिंड होते हैं। तो उनमें भी घर्षण होता है, वायु का घर्षण होता है। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा दूसरा स्ट्रोक है उसे हम कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। और कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या किया जाता है कि डीजल वह वायु को घर्षण करा दिया जाता है। और जब घर्षण कराया जाता है तो इसमें आग लग जाती है। और जैसे ही आग लगती है, तो जब आग लगेगी तो आपको पता है कि जैसे ही आग लगेगी उस अवस्था में क्या होगा कि उस अवस्था में होगा कि ये हमारा पूरी तरीके से देखिए इनलेट व आउटलेट वाल्व दोनों बंद है, न एयर आ सकती है, न बाहर की एयर अंदर आ सकती है, न जो अंदर हमारे दग्ध गैसें वो बाहर जा सकती है। तो ये बताइए कि यदि कभी एक प्रैक्टिकल आप करिएगा, यदि एक मोमबत्ती को लीजिएगा, एक ग्लास को लीजिएगा और उसको अच्छी तरीके से अपने हथेलियों पे, छोटे ग्लास रहे हथेलियों पे रखिएगा। रखने के बाद उसमें एक देखिएगा, जब मोमबत्ती को जलाएंगे तो उसमें एक बल कार्य करेगा। जब बल कार्य करता है वो मोमबत्ती तब तक जलेगी जब तक उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन होगी, तब तक जलेगी, उसके बाद वो बुझ जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जब इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी है और जब ऑक्सीजन इसमें है और डीजल जल रहा है, और तब तक जलेगा जब तक इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। और हम लोग उतना ही डीजल भेजते हैं कि जितनी ऑक्सीजन हो, और डीजल और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 20-20 संबंधी 1 होता है। मतलब 20 भाग ऑक्सीजन होगा तो 1 भाग डीजल होगा, 20 भाग ऑक्सीजन होगा तो 1 भाग डीजल होगा, 20 भाग ऑक्सीजन होगा तो 1 भाग पेट्रोल होगा। पेट्रोल में भी यही लागू होता है। तो जब ये ऑक्सीजन जलता है, और जब जलता है तो इसमें एक बल कार्य करता है, और जब बल कार्य करता है तो उस अवस्था में जो पिस्टन है वो हमारा बीडीसी से जो है वो बीडीसी से और टीडीसी की तरफ अग्रसित होता है। इसे हम लोग बोलते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर की तरफ चला जाता है। और ये हमारा कहलाता है दूसरा स्ट्रोक, जिसे हम लोग कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। जब ये यहां से ऊपर चला जाता है तो उस अवस्था में अब यहां पे आधा चक्कर क्रैंक शाफ्ट चली थी, अब यहां पे क्या करेगी कि ये पूरा का पूरा 1 चक्कर पूरा कर लेती है। अब यहां पे ये 1 चक्कर पूरा कर लेगी, क्योंकि एक बार में आधा चक्कर, दूसरे बार में 1 चक्कर ये पूरा कर लेगी। और जब पूरा कर लेती है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ईंधन प्रज्वलित होना, ऑक्सीजन समाप्त हो गई, जैसे ही बंद होता है, उस बंद होने के बाद इसमें पावर क्रिएट हो जाता है। मैंने अभी ग्लास का उदाहरण दिया
कि जब तक तो मोमबत्ती जलती रहेगी तब तक उसमें एक बल कार्य करेगा, लेकिन जैसे मोमबत्ती बुझेगी तो एक स्ट्रांग बल कार्य करने लगता है। देखिएगा कभी आप प्रैक्टिकल करके, वो जल्दी गिरेगा नहीं। तो जब यहाँ पे जब ये जैसे ही बुझेगा एक पावर स्ट्रोक कार्य करता है, और जब पावर स्ट्रोक का कार्य करता है उस अवस्था में पावर स्ट्रोक या शक्ति स्ट्रोक होता है। उस अवस्था में जो हमारा पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ अग्रसित हो जाता है। जब ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ अग्रसित होता है तब उस अवस्था में हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है वो 1.5 चक्कर पूरा कर लेती है। 1.5 चक्कर पूरा कर लेती है, 1.5 चक्कर ये पूरा कर लेगी। क्रैंक शाफ्ट की अभी मैं बात कर रहा हूं, मेन शाफ्ट अभी मैं नहीं बोल रहा। मेन शाफ्ट कितना करेगी मैं अभी बताऊंगा। तो ये जो है 1.5 चक्कर पूरा कर लेती है। अच्छा, जैसे ही ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ अग्रसित होता है, जैसे बीडीसी की तरफ आता है तो इसमें जो है दग्ध गैस से, जैसे बाइक चलाते हैं तो उससे दग्ध गैस से धुआं निकलता है, तो वो उपस्थित होती हैं। और जब उपस्थित होती हैं तब उस अवस्था में हम लोग इनलेट वाल्व बंद रखते हैं। जो लास्ट स्ट्रोक है हमारा वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक या इसे हम लोग निकास स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। जब निकास स्ट्रोक की हम बात करेंगे तो इसमें जब इनलेट वाल्व बंद होता है, आउटलेट वाल्व ओपन होता है, तो इससे हमारी जो है वो जितने भी हमारी दग्ध गैसें हैं, धुआं जो है इस रास्ते से बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकलता है, जब बाहर निकलता है तो वहां पे आप एक जो है साइलेंसर देखे होंगे, एक साइलेंसर लगा जाता है। जब ये बाहर निकलता है तो बहुत आवाज करता है, बहुत तेजी के साथ आवाज करेगा। जब आवाज करेगा तो पहला तो हमारे धुएं का, दग्ध गैसों का प्रदूषण होगा, अब दूसरा जो है हमारी जो है साउंड, ध्वनि प्रदूषण भी होगा। इसलिए हम लोग इसके पास एक साइलेंसर लगा देते हैं। साइलेंसर से क्या होगा कि जो भी आवाज उससे आएगी वो पूरी की पूरी आवाज हमारी क्या होगी, दब जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। इससे पिछली वाला जो हमारा फिगर था उसमें साइलेंसर लगाया था, मैंने बताया था। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे एग्जॉस्ट ये निकल जाएगा तब उस अवस्था में जो पिस्टन है वो बीडीसी से और टीडीसी की तरफ, यहाँ से बीडीसी से जो है वो टीडीसी की तरफ अग्रसित होगा। और जब ये ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा ये पिस्टन का एक साइकिल पूरा होगा, एक चक्र पूरा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस हमारे पिस्टन का चक्र पूरा हुआ, लेकिन हमारी क्रैंक शाफ्ट यहां पे 2 चक्कर पूरा कर लेगी। अब ध्यान दीजिएगा, आज जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है ये मेन शाफ्ट से जुड़ी होती है। मेन शाफ्ट कौन सी होती है, जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो जो उसके चक्के होते हैं वो जो जिससे जुड़े होते हैं वो मेन शाफ्ट होता है, और चक्के और इस क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने के लिए गियर का उपयोग किया जाता है। गियर का उपयोग, लेकिन जब हम पावर प्लांट की बात करेंगे तो उसमें कोई गियर, ऑटोमेटिक गियर होते हैं, जितनी स्पीड चलना है वो चलता रहता है। तो जब ये हमारा 2 चक्कर जब ये पूरा कर लेगा, जैसे ये 2 चक्कर पूरा करेगा तो हमारा ये पूरा ये चक्र होगा। लेकिन एक बात है कि हमारे इस पूरे स्ट्रोक में जो है, 4 स्ट्रोक में हमारी क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर पूरा करती है, लेकिन जो हमारी मेन शाफ्ट है वो 1 चक्कर पूरा करती है। ये तो हमारा हो गया 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक में बस यही डिफरेंट होता है कि जो हमारा 4 स्ट्रोक में ये काम हो रहा है उसमें क्या है, उसमें केवल 2 स्ट्रोक में ही होता है। एक में ये ओपन होगा, दूसरे में ये ओपन होगा। क्रैंक शाफ्ट 1 चक्कर पूरा करेगी। जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है, मैंने कहा 2 स्ट्रोक इंजन में जो है जो क्रैंक शाफ्ट है, जो क्रैंक शाफ्ट है वो 1 चक्कर पूरा करेगी, तो जो मेन शाफ्ट है वो भी 1 चक्कर पूरा करेगी, 1 साइकिल। लेकिन इसमें जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, इसमें क्रैंक शाफ्ट जो है, यदि हम 4 स्ट्रोक की बात करें तो क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर पूरा करेगी और मेन शाफ्ट 1 चक्कर पूरा करती है। बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बार बार पुटअप होगा। अब इसमें इस तरीके से हमारा कार्य करता है। अब जो नेक्स्ट है, अब ये तो हमारा डीजल इंजन का सिद्धांत था। अब हम चलते हैं पेट्रोल, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। जब 4 स्ट्रोक हम पेट्रोल इंजन की बात करते हैं
पेट्रोल इंजन में क्या होगा, अब जो स्पार्क प्लग को हमने हटा दिया था, इस स्पार्क प्लग को लगा लेते हैं। जब स्पार्क प्लग को लगाया जाता है तो सामान्य सब कुछ सेम, बस होता क्या है, यहाँ स्पार्क प्लग लगा होगा, यहाँ वायु वह पेट्रोल के मिश्रण को इस जो है चैम्बर में, सिलेंडर में भेजा जाता है। और जैसे ही भेजा जाएगा तो जो हमारा यहाँ पे कंप्रेस्ड किया जा रहा है वहां पे स्पार्क स्टोक होता है। बस कंप्रेशन की जगह स्पार्क स्टोक हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि ये स्पार्क प्लग होता है, इस स्पार्क प्लग से चिंगारी निकाली जाती है, जिससे पेट्रोल वह वायु जब उपस्थित है तो जलना प्रारंभ हो जाती है। बस सेम यही कार्य होता है, वो हमारा पेट्रोल इंजन होता है। तो डीजल और पेट्रोल में डिफरेंट क्या है, डीजल में जो आग जलाई जाती है, ईंधन दहन किया जाता है, उसमें जो है हम लोग कंप्रेस्ड करके करते हैं। पेट्रोल इंजन में जो है स्पार्क प्लग से स्पार्किंग करा के हम लोग जो है ईंधन प्रज्वलित किया जाता है। ये हमारे दोनों अंतर होते हैं। अब आते हैं हम लोग टू स्ट्रोक इंजन पे। ये तो हमारा था 4 स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक में क्या होगा, टू स्ट्रोक में जो हमारा ये वाला भाग है, ये वाला पोर्शन है, ये एक बार में होता है, ये वाला जो हमारा है वो एक बार में होता है। इसमें जो हमारी मेन शाफ्ट होती है, ये जो हमने 4 स्ट्रोक लिखा हुआ है, बस 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि एक चक्कर, मतलब जो क्रैंक शाफ्ट है वो एक चक्कर पूरा करती है। इसमें 2 ही स्ट्रोक होते हैं। एक जो है, एक में इनलेट वाल्व ओपन होगा, दूसरे में आउटलेट वाल्व ओपन होगा, और इस तरीके से हमारा ये 2 स्ट्रोक इंजन होता है। अब जब हम इस 2 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अब ये हमारा है, ये हमारा पावर प्लांट स्थापित है, ये हमारा इंजन था। अब जब ये इंजन है तो ध्यान दीजिएगा, इस इंजन में हम लोग क्या करते हैं, मैंने कहा कि जब ये इंजन अब पूरी तरीके से या तो डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, और जब ये पूरी तरीके से प्रचालित हो जाएगा तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से जब इससे दग्ध गैस निकलती है तो इसे हम लोग साइलेंसर में लेके जाते हैं, और जब ये साइलेंसर में लेके जाते हैं तो यहाँ से ये बाहर निकल जाती है। ये आवाज़ को दबाने के लिए हम लोग साइलेंसर का उपयोग करते हैं। ये हमारा टोटल ये जो प्रोसेस है वो डीजल पावर प्लांट की है और पेट्रोल पावर प्लांट की है। इससे क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं। अब इसमें इंजेक्टर का कार्य क्या है, इंजेक्टर क्या होता है, जो हमने कहा इनलेट वाल्व से जो इंजेक्ट करके डीजल को, पेट्रोल को, वायु को भेजा जाता है वो कौन तो है, हमारा इंजेक्टर। अब यहाँ पे हम लोग इंजेक्ट कराते हैं। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज और, ये जो हमारा एक भाग है, एक हमारा एक सिलेंडर है, ये हमारा जो दूसरा है वो 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 5 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, मतलब ये जो इंजन है ये 6 सिलेंडर का बनाया गया। इस प्रकार से यदि हमें बड़ी मात्रा में यदि किसी भी प्लांट की डिजाइन करनी हो तो इसमें सिलेंडरों की संख्या हम लोग बढ़ाते जाते हैं, या 4 स्ट्रोक हो या 2 स्ट्रोक हो, उसमें जब बढ़ाते जाएंगे तो इस प्लांट की जो दक्षता है वो बढ़ती हुई चली जाती है। और जब ये प्लांट लगाया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है इससे एनर्जी जो प्राप्त की जाती है वो 75 किलोवाट से लेकर और 2500 किलोवाट, मैंने कहा इस प्लांट के द्वारा जो है वो 75 किलोवाट से लेकर 75 किलोवाट से लेकर और 2500 किलोवाट तक जो है इस प्लांट के द्वारा हम लोग विद्युत को उपजा सकते हैं। अच्छा, जब बात करते हैं हम लोग इस प्लांट की दक्षता की, तो इसकी दक्षता जो होती है, यदि हम डीजल की बात करें, यदि हम डीजल पावर प्लांट की बात करें तो इसकी दक्षता जो होती है वो 30 से लेके 35% तक होती है, और पेट्रोल की थोड़ा सा 35 से लेके 40% तक होती है। ये हमारी इसकी दक्षता होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है पेट्रोल
पावर प्लांट में, इसकी दक्षता। और जब इस प्लांट की हम लोग बात करते हैं तो इस प्लांट को वहाँ पे लगाते हैं। हमारे भारत में इस प्लांट का उपयोग बेस लोड पे नहीं किया जाता है। पीक लोड और बेस लोड क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब डीजल पावर प्लांट या पेट्रोल पावर प्लांट की हम लोग बात करेंगे तो इसका उपयोग बेस लोड पे नहीं किया जाता है, पीक लोड पे किया जाता है। जब पीक लोड पे किया जाएगा तो पीक लोड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है पीक लोड, मैंने एक दिन बताया था, जैसे मान लीजिए किसी शहर को 50 मेगावाट एनर्जी की जरूरत है, 50 मेगावाट। जब 50 मेगावाट एनर्जी की जरूरत है और किसी निश्चित समय में, शाम के समय या महीनों में या वर्ष में कोई त्यौहार आ गए, यदि उसको जरूरत 60 मेगावाट की हो गई तो जब पीक लो, ये हमारा होता है बेस लोड, ये हमारा होगा पीक लोड। बेस लोड पे जो प्लांट स्थापित है वो तो है ही, लेकिन उसका सिंक्रोनाइजम फेल ना हो इसलिए हम लोग डीजल पेट्रोल पावर प्लांट का उपयोग कर लेंगे जो 10 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति कर देगा, क्योंकि इसमें जो प्रचालन लागत होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। इस प्लांट के बारे में एक चीज़ और है, इसमें लाभ क्या होता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ये क्विक स्टार्टेड नहीं है, जल्दी से स्टार्ट नहीं हो सकते। लेकिन ये डीजल और पेट्रोल पावर प्लांट ऐसा पावर प्लांट है जो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, क्विक स्टार्ट हो जाएगा, इसमें स्टार्ट होने में समय ही नहीं लगेगा। इसलिए इसे स्टैंड बाई की अवस्था में, बंद अवस्था में, कोल्ड स्टोरेज में भी हम इसे रख सकते हैं। मैंने बताया था कोल्ड स्टोरेज, हार्ट स्टोरेज और स्पिनिंग स्टोरेज या रिजर्व इसे बोला जाता है। कोल्ड रिजर्व, हार्ट रिजर्व और स्पिनिंग रिजर्व, स्टोरेज या रिजर्व एक ही चीज़ है। तो हम लोग इस तरीके से इसे रखते हैं। तो इसे कोल्ड में भी रखा जाएगा, मतलब एकदम बंद करके रख दिया जाए, जब लोड बढ़े तब इसे हम प्रचालित कर सकते हैं। ये हमारा है डीजल और पेट्रोल पावर प्लांट। इससे जो क्वेश्चन है हम कराएंगे, क्वेश्चन को अलग से सॉल्व कराएंगे। और ये इस प्लांट से इतने क्वेश्चन पुटअप होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद।